नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार, मेरे साथ हैं मीनू मैम। मीनू मैम का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। दरअसल राहुल गांधी अब खुलकर खेल रहे हैं। कल उन्होंने कह दिया कि मोदी सरकार में जितने भी अधिकारी हैं वो अब सब हमें अंदर की रिपोर्ट दे देते हैं। उन्होंने चुनाव आयुक्त को भी ले डाला। उन्होंने कहा सीईसी भी बता रहे हैं। डर सबको लगता है, बात भी सही है। जब से ये युवकों ने जो इकट्ठा होने का काम किया है, जैसे महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, दिल्ली में, जो सड़कों पर युवा उतरा नीट को लेकर, सीबीएसई को लेकर, उसने घमासान मचा दिया। उसके बाद कॉकरोच पार्टी के सोशल मीडिया की भीड़, बाकी तो धरना प्रदर्शन की भीड़ उनकी 6 तारीख को पता लगेगी कि कितने लोग आते हैं, फिर तय होगा। हालांकि जो उनके फॉलोअर हैं उनमें 18 से 27-30 साल तक के बच्चों की सबसे ज्यादा संख्या है, जो 60% है। और राहुल ने बहुत कुछ बातें की कि प्रधानमंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी या फिर आपातकाल लगाना पड़ेगा, इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे अधिकारी हमें सब बता देते हैं। एक और नाम मोहम्मद दीपक आप सबकी जुबान पर है। राहुल गांधी आज उत्तराखंड में रहेंगे। वो मोहम्मद दीपक की जिम में जाएंगे, उसकी समस्या समझेंगे। उनका ये मिनट टू मिनट प्रोग्राम है कि नेता विपक्षी राहुल गांधी 4 जून 2026 कार्यक्रम जनसभा सोवरन सिंह जीना यूनिवर्सिटी सिमकनी ग्राउंड अल्मोड़ा सुबह 11 बजे। पूर्व सैनिकों के साथ बैठक कंडोलिया ग्राउंड पौड़ी गढ़वाल 1:15 पर। हल्क जिम विजिट मालवीय उद्यान बद्रीनाथ मार्ग कोटद्वार दोपहर 3 बजे उत्तराखंड। ये उनका मिनट टू मिनट प्रोग्राम है। यहाँ वो दीपक की जिम जाएंगे, जिम में जाकर बातचीत करेंगे। और कल से एक वीडियो 2 मिनट का वायरल हो रहा है, इसने पूरा घमासान मचा दिया। भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है। वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा? कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है। मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है। धड़ाधड़ 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 हमारे सिस्टम से आ रहा है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है। मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना रहा, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। जी बड़ा ऐलान कर दिया है। आपने वीडियो देख लिया, मोहम्मद दीपक की जिम जाने की बात सुन ली। पहली टिप्पणी आपकी क्या है इस वीडियो को देखने के बाद? जी, इस वीडियो को देख के पहली टिप्पणी मेरी यही होगी कि जो पूछा जाता है अक्सर मोदी मीडिया द्वारा भी और बहुत सारे जो
विपक्ष के जो रामचंद्र गुहा जैसे लोग हैं कि राहुल गांधी कहाँ है, विपक्ष कहाँ है। तो राहुल गांधी यहाँ है और यहाँ है, विपक्ष यहाँ है। राहुल गांधी इसमें जो बात कह रहे हैं वो एक बहुत खतरनाक जो भविष्य आप हमारे सामने दस्तक दे रहा है, देश को, देश के दरवाजे पे खड़ा है, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। और देखिए राहुल गांधी खुद इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट है, एमफिल किया हुआ है उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ट्रिनिटी कॉलेज से। तो वो समझते हैं इकोनॉमी की बातों को। मतलब आप राहुल गांधी को हिंदी भले ही बहुत जम के ना आती हो, लेकिन इकोनॉमी को लेके उनकी पूरी ग्रिप है और उनको पूरा नॉलेज है। तो वो जो कह रहे हैं कि भयानक सुनामी आने वाली है, वो बात लोगों की गले उतरती है, क्योंकि देश का रुपया 95 रुपए से भी 96 रुपए से भी पार चला गया है। IMF वगैरह ने हमारी बातों को मानना बंद कर दिया है। जो विदेशी निवेशक हैं, जो डायरेक्ट निवेश करते थे वो, या जो स्टॉक मार्केट में निवेश करते थे, वो धड़ाधड़ अपना पैसा निकाल के भागे जा रहे हैं। यहाँ और तो और अपने देश के लोग नागरिकता छोड़ रहे हैं अपने देश की। हर साल लाखों की संख्या में लोग छोड़ के जा रहे हैं। लोगों को विश्वास नहीं है, क्योंकि सरकार में विश्वास नहीं है, मतलब मोदी जी में विश्वास नहीं है। जो विश्वास आज तक उनका 2014 से था कि मोदी जी नहीं तो कौन, और या मोदी है तो मुमकिन है, मतलब जो भी कुछ संकट आएगा मोदी जी निकाल ले जाएंगे। लेकिन मोदी जी की जो सीमाएं थी वो लोगों को पता चल गई कि गुजरात मॉडल क्या है, कुछ नहीं है, एक फटा हुआ गुब्बारा है। और जो मोदी जी जो कह रहे हैं, जिस जो झूठे आश्वासन कि अच्छे दिन आने वाले हैं, 2 करोड़ नौकरियों का आश्वासन, 15 लाख स्विस बैंक से लाके दे देंगे, वो सब हवा में उड़ गए। मतलब कहाँ है? उसके बदले क्या मिला आपको? डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, बैठो इंडिया, उठो इंडिया, जागो इंडिया, सो इंडिया, ये तरह तरह की नारेबाजी, जुमलेबाजी, तरह तरह की इवेंट बाजी, वो पब्लिक को मिली। नोटबंदी मिली पब्लिक को किसान कानून मिले, पब्लिक को फॉल्टी GST मिली, और पब्लिक को मिला कि प्रेस जो थी इस देश की उसको पूरी तरह गुलाम बना लिया गया। जुडिशरी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रखी है, पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो रखा है। लेकिन जिस चीज जो सबसे ज्यादा निराशा जो लोगों को थी, उस चीज के बारे में राहुल गांधी एक बहुत ही गहरी बात कह रहे हैं। और मुझे उनकी बात में विश्वास इसलिए होता है क्योंकि राहुल गांधी झूठ बोलते नहीं है, जो एक एक्चुअली तो उनकी ये कमी है एक पॉलिटिशियन के तौर पे। झूठ बोलना पॉलिटिशियन का एक गुण होता है, नेता का, और वो राहुल गांधी ना तो बोलते हैं ना उनको बोलना आता है। तो वो जिस वक्त बोल रहे थे वो पूरे रॉ में थे, पूरी अपनी प्रवाह में थे, और वो बोलते जा रहे थे। तो वो ऐसा नहीं कि कोई गढ़ के बोल रहे थे या कुछ पटकनी दे दिया है मोदी जी के दिमाग में डाउट पैदा करना है कि मोदी जी के दिमाग में यही डाउट पैदा हो जाए। ऑब्वियसली ऑफ कोर्स, क्योंकि राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते हैं। उन्होंने जो कहा कि सिस्टम इंफॉर्मेशन दे रहा है अंदर से। आपको अगर चुनाव आयोग के दफ्तर से खबरें आ रही है, जुडिशरी से खबरें आ रही हैं, ब्यूरोक्रेसी से खबरें आ रही हैं, तो फिर तो अंदर इसका मतलब बहुत बुरा हाल है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसा सोवियत यूनियन का हुआ था, मतलब कोलैप्स होने से महीना भर पहले तक था कि सब चंगा सी, और अचानक एक दिन पता चला, खुली जब बात, वो कोलैप्स हो गया, जब वो ढह गया सोवियत संघ, तो पता चला कि अंदर तो रोटी के लिए कतारें लगी हुई हैं, पाव के लिए, वहां खाने के लिए नहीं है लोगों के पास, शेल्फ खाली है, स्टोर्स खाली है, भयानक आर्थिक तंगी है। तो ये जो चीज है, अभी आपने देखा होगा कि सोना गिरवी नहीं, हमने बेच दिया है। तो अगर राहुल गांधी की बात पे यकीन इसलिए होता है कि सोना बेचने की नौबत कब आती है, जबकि आपके पास कोई ऐसा खर्चा है जिसको निपटने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो आप सोना बेच के काम चलाते हैं घर में भी। तो वो देश की जो सरकार है वो भी एक गृह स्वामी की तरह है मोदी जी। तो उनको पता है कि अभी जो खर्चा आने वाला है, क्योंकि खाड़ी युद्ध निपटेगा नहीं, आर्थिक जो हालात हैं वो बहुत बुरे हालात हैं, रुपया डूबता जा रहा है, और जो रुपया डूब रहा है उसका खाड़ी के युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। रुपया तो पिछले जब से मोदी जी आए हैं लगातार गिरता ही जा रहा है। जब मोदी जी आए थे वहां 54 रुपए था उस टाइम रुपया, और आज 96 रुपए है $1 के मुकाबले। तो ऐसा है कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसमें यकीन करने को कोई ऐसा नहीं है, कि कोई ऐसा शक शुबा नहीं लगता, क्योंकि हम आंख के सामने देख रहे हैं। और अब इसमें अगर अंदर से खबरें आ रही हैं उनको, राहुल गांधी को, तो इसका मतलब क्या है कि जो सिस्टम है, जो अंदर का लोग हैं, वो भी अब आजिज आ चुके हैं और बदलाव चाहते हैं। और ये तो पूरी देश में देख ही रहे हैं आप कि जो आप देखिए ना कि जो सोशल मीडिया पे नई पार्टी बनी है वो कॉकरोच पार्टी, उसमें मतलब 5 दिन के अंदर 2 करोड़ लोग उसके फॉलोअर्स हो जाते हैं। इसका मतलब भीषण असंतोष है
देश के अंदर, उसको वहां पे एक वेंटिलेटर जो वेंटिलेशन मिला कि वो निकल के बाहर आया। तो अब जो राहुल गांधी जो बता रहे हैं और जो दिखाई दे रहा है, उसके साथ आप जो राहुल गांधी कह रहे हैं और जो दिख रहा है, उसको अगर आप आपस में तुलना करें तो लगता है कि राहुल गांधी तो बहुत सही कह रहे हैं। और देखिए, राहुल गांधी ने इस देश की इकोनॉमी को लेके, इस देश के भविष्य को लेके, विदेश नीति को लेके अब तक जितनी भी बातें कही हैं, आप गलवान का, चाइना का देख लीजिए, गलवान बॉर्डर का झगड़ा देख लीजिए, वो भी राहुल गांधी ने ही बोला था सबसे पहले, और इन्होंने उनकी मजाक उड़ाई थी और कहा था कि ये चीन का एजेंट है, इसलिए उनकी चीन की इशारे पे कर रहा है। और अब पता चला कि वहां तो गलवान में भी और अरुणाचल प्रदेश में भी चाइना ने बस्तियां बना ली हैं। ट्रम्प जो है, जब चाहे मोदी जी के कान उमेट देता है टैरिफ का। आज दिन तक ट्रम्प को आए हुए 1.5 साल हो गया है सत्ता में, आज तक टैरिफ का फैसला नहीं हो पाया है कि कितने % टैरिफ लगने वाला है हमारे ऊपर, कुछ नहीं पता है। सोना बेचा जा रहा है देश का, पब्लिक को कुछ पता नहीं है क्यों बेचा, क्या भाव बेचा, किसको बेचा, क्या वजह आन पड़ी थी ऐसी। जो सोना है वो मोदी जी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है कि मोदी जी सत्ता में आए थे तो अपने साथ लेके आए थे, वो देश का सोना है। और देश का सोना कहां से बना? जनता के पैसे से बना। और उसको अगर आपने बेच दिया और बताया तक नहीं, विदेशी अखबार खबर दे रहे हैं हमें कि भारत की सरकार ने सोना बेचा है अभी अभी। तो अब जो चल रहा है इसमें, जो परिस्थितियां चारों तरफ दिखाई दे रही हैं, जो माहौल दिखाई दे रहा है, अभी हम लोग ऑफलाइन बात कर रहे थे कि गरीबी का क्या आलम है देश के अंदर। जो अभी आपने बताया कि जो नीट की जो छात्रा जिसने सुसाइड किया, आकांक्षा चतुर्वेदी ने, मतलब उसके पिता ने पैसा नहीं था घर में, 3.5 लाख रुपया कर्जा लेके उसके लिए कोचिंग का इंतजाम कराया और खुद एक कुक की नौकरी की, नागपुर में एक घर में खानसामा की, खाना बनाने वाले आदमी की नौकरी की। उसके बाद उससे घर का खर्चा चलाया। अब वो नीट का पेपर दे के आई बच्ची और लीक हो गया। अब बच्ची को पता था, उसका सपना था डॉक्टर बनना, मेहनत की, सब कुछ की, पेपर लीक हो गया। उसके बाद उसको लगा कि अब तो 3 लाख रुपए मेरे पिताजी दोबारा से ला नहीं पाएंगे, क्योंकि पहला ही जो कर्जा लिया हुआ है वो ही नहीं निपटा सकेंगे। वो कुक की नौकरी में आदमी कितना क्या तो कमा लेगा और क्या खा लेगा, सब कुछ खत्म हो जाता होगा, बचता भी नहीं होगा। तो उसने सोचा कि मुझे अब तो मेरा निराशा इतनी जबरदस्त है कि अब अंधकार ही अंधकार है। उसने 17 साल की बच्ची ने आत्महत्या कर ली। ये इस देश की स्थिति है। और प्रधानमंत्री जी जो हैं आंखें मूंदे बैठे हैं, कान में उन्होंने रुई लगा रखी है, ना उनको सुनाई दे रहा है कुछ, ना उनको दिखाई दे रहा है। इन दुनिया शोर मचा हुआ है, पूरा विपक्ष सड़कों के ऊपर है। आप देखेंगे कि कांग्रेस के, NSUI के जो जगह जगह प्रदर्शन। जी मैम, आज मेरा अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक देश के बहुत चर्चित पत्रकार हैं शीतल पी सिंह, उनके साथ एक प्रोग्राम किया। तो जो अभी आप आकांक्षा चतुर्वेदी की बात कर रही थी, उसकी जब बात आई तो वो भावुक हो गए, वो रो पड़े। लेकिन क्या इस देश के प्रधानमंत्री को इन सब बातों से असर पड़ता है? अभी आपने देखा कि राजस्थान में एक बाप था जिसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, उस पर 11 लाख रुपया कर्जा था केवल नीट की पढ़ाई का। राहुल गांधी ने 15 लाख रुपया की व्यवस्था करवाई है। क्या प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री नहीं है? क्या ये मान लीजिए 5 बच्चे खत्म हुए, कम से कम उनके घर तो शोक संवेदना के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जा सकता था, कोई शोक संवेदना वहाँ व्यक्त कर सकता था, कोई अपनी बात रख सकता था, उनसे पूछ सकता था कि आपका बेटा किस अभाव में इस दुनिया से चला गया। तो वो बताते कि मेरे पास कर्ज था, कर्ज से बेटा परेशान था, परेशान होके उसे नहीं समझ में आ रहा था कि हम क्या करें। बच्चे को तो कच्चा घड़ा माना जाता है। तो आखिर प्रधानमंत्री जी का जो नैतिक कर्तव्य है वो विपक्ष का नेता निभा रहा है। ऐसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कर्तव्य है वो विपक्ष के नेता अखिलेश यादव निभा रहे हैं। तो आखिर ये सरकार किस पे चल रही है? केवल चापलूसी से? देखिए, आपने जो जो जिक्र किए हैं वो सारे वहां भाजपा की सरकारें हैं, वहां भाजपा की सरकारें हैं। और वहां पे जो उनके साथ हमदर्दी कर रहे हैं, जो वो विपक्ष के लोग कर रहे हैं। जो पूछा जा रहा है कि विपक्ष कहाँ है, अरे भाई आप दिखाएंगे मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो पता चलेगा कि विपक्ष क्या कर रहा है। आपने बताया कि राहुल गांधी ने मदद की उसकी छात्र की, और वैसे भी राहुल गांधी खुद तो प्रचारित करते नहीं है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। आपको ध्यान होगा निर्भया के भाई को उन्होंने पायलट की ट्रेनिंग दिलवाई और उसको पायलट बनवाया, कहीं कोई जिक्र नहीं किया। और भी बहुत सारे किस्से ऐसे आते रहते हैं। तो ये चीजें, ये जो है, जो सरकार की जिम्मेदारी है, सबसे पहले प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। शिक्षा मंत्री भी तो यही काम कर सकते थे। जिन बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली हैं, जो 23 बता रहे हैं टोटल आत्महत्याएं हो चुकी हैं, तो उनको कोई एक शब्द हमदर्दी का
या गए शिक्षा सचिव को ही भेज देते, और किसी को नहीं, किसी और अपने हर राज्य के नेता को ही भेज देते। क्या 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 मतलब आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मतलब युवाओं को आप बिल्कुल ही निराश करके करना चाहते हैं क्या? मुझे ऐसा लगता है कि वो चाहते ही नहीं युवाओं का साथ देना। उनको तो लगता है कि अच्छा है 23 घटे, 23 ये पढ़ लिख के खड़े होते तो नौकरी मांगते, तो अच्छा है 23 की संख्या घटी उनमें से। वो तो चाहते हैं कि इनको चाहिए कावड़ ढोने वाले युवा, इनको चाहिए जो मस्जिद के आगे नाचे, मस्जिद के आगे डीजे चला के गंदी गंदी गालियां बके, और वो चाहिए। अगर पढ़ लिख जाएंगे तो वहां कौन जाएगा, और वहां कोई नहीं जाएगा तो राजनीति कैसे चलेगी भाजपा की? तो ये उनका, इसलिए उनकी कोई हमदर्दी है नहीं, शिक्षा से इनका बैर है, पढ़ने लिखने वालों से इनका बैर है। पढ़ने लिखने वालों को ये अर्बन नक्सल कहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, जो इनके दिमाग में आता है, मतलब जो भी आवाज उठाए वो इनका दुश्मन, वो पाकिस्तानी, वो खालिस्तानी, वो अर्बन नक्सल, वो नक्सली, या वो टुकड़े टुकड़े गैंग, मतलब जो इनके जी में आता है। आंदोलन जीवी है एक और नया शब्द, अभी कल से चल जाएगा, जो ये जंतर मंतर पे अगर इनको करने दिया कॉकरोच पार्टी को, तो वो आंदोलन जीवी, परजीवी, और उसमें शुरू भी हो गया है। वो जो सौरभ दास है, जो उनका मुख्य प्रवक्ता है, उसके बारे में खबर आनी देनी शुरू कर दी है इन्होंने, ट्रोल्स ने, कि ये तो सोरोस का फंडेड आदमी है, सोरोस की फंडिंग से इसने पढ़ाई लिखाई की है, और जबकि उसका नॉर्वे से कोई फंड आया है, उससे उसने कुछ अपनी पढ़ाई की थी। तो ये, क्योंकि इनको जो भी बोलने वाला है उसका इस तरीके से उसके पीछे, जिसको कहते हैं ना हिंदी में भूत कुत्ते छोड़ना, उसके पीछे कुत्ते छोड़ देते हैं, और उसका इतना, जिसको कहते हैं वर्बल लिंचिंग करते हैं कि आदमी जवाब देने लगा, उसका जवाब ही नहीं कोई सुनता, क्योंकि हमारे आपके जैसे मीडिया दिखाते हैं, और उसकी देखिए संख्या कितनी है, सीमित संख्या है। तो वो चीज उनको पता है कि सिखाया बता पब्लिक तक कुछ नहीं पहुंचेगा, और ये इसी तरीके से चलता रहेगा। इनको नाम निकालना, इनको जो मुद्दों को भटकाना, जहां से मुद्दा चल रहा है उसे, अगर वो सीधी नाक में जा रहा है तो उस मुद्दे को वहां से भटका देना, ये इसमें इनको महारत हासिल है। तो जो, और बाकी का आप देख ही रहे हैं, लोकतंत्र का क्या हाल है। आपने लोकतंत्र की तो बात ही नहीं की, हम तो आर्थिकी की, इकोनॉमी की और विदेश नीति के भी बात कर गए। लोकतंत्र की हाल देख लीजिए, अभी अभी चुनाव होके चुका है बंगाल में, पहले तो ऑपरेशन लोटस हुआ करता था, अब ऑपरेशन शिंदे होता है, नए तरीके का शिंदेकरण होने लगा अब सरकारों का, कि ऑपरेशन लोटस नहीं करेंगे तो शिंदे बना देंगे आपका, शिवसेना की तरह उद्धव ठाकरे बना दिया उन्होंने ममता बनर्जी का। तो मतलब वो चाहते ही नहीं है कि इस देश में किसी तरह का लोकतंत्र रहे, और अगर यही हाल चलता रहा, हम तो चाहते हैं कि राहुल गांधी की भविष्यवाणी को यश आए, कि 1 साल में ये गिरे सरकार, क्योंकि बहुत हो चुका। हम जो जो देख रहे हैं, दुनिया देख रही है, मतलब हम तो उसके ऊपर टिप्पणी कर ही रहे हैं, दुनिया की प्रेस उसके ऊपर टिप्पणी कर रही है, दुनिया के इंटेलेक्चुअल टिप्पणी कर रहे हैं कि इंडिया में हो क्या रहा है। हम कहते हैं हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, और हो क्या रहा है कि बात करने वाले को, डेमोक्रेसी में बोलने वाले को एक आजादी प्राप्त है, और इसीलिए आप डेमोक्रेसी है, कि अगर आपका विरोधी आपके खिलाफ बोलता है, आलोचना करता है, तो आप उसको सहज रूप से लेते हैं। लेकिन यहाँ तो जो बोलता है उसको अगले ही दिन अपनी गर्दन फांसी पे लटकने के लिए तैयार रहना चाहिए। अभी आप देखिएगा, वो जो ये नई पार्टी आ रही है उसके लोग, और जो पुरानी हैं उनके बारे में तो आपको पता ही है, उनका जो नाना था वो मुसलमान था, और जो राहुल गांधी है वो चाइना का आदमी है, सोरोस का आदमी है, मतलब कुछ गिनी चुनी चीजें हैं, और वो बोलते रहते हैं। मैम, यहाँ आरोप लगाना बड़ा आसान है, उसको कन्फर्मेशन करना बड़ा कठिन है। जैसे राहुल गांधी जब चुनाव आएंगे तो ईडी सीबीआई सक्रिय हो जाएगी, जब चुनाव आएंगे तो उनकी नागरिकता वाला केस आ जाएगा, 1-2 जगह पड़ जाएगा, उन्हें बताया जाएगा ये बेल पर है, उन्हें बताया जाएगा ये भ्रष्टाचारी है। मैं तो बस सिर्फ एक सवाल करूंगा, एक छोटी सी आपसे टिप्पणी चाहूंगा, चूंकि समय हो चुका है। ये सब होने के बाद पिछले 12 वर्ष से, यानी 13वीं वर्ष में ये सरकार प्रवेश कर चुकी है। राहुल इतने घटिया आदमी हैं तो जेल क्यों नहीं भेजे गए, और इतने घटिया आदमी हैं तो ये इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और होगी कब? जी देखिए, इनको बोलने से मतलब है, उसमें प्रूफ कुछ नहीं है इनके पास, जो भी ये बात करते हैं उसका प्रूफ नहीं है, तो वो बगैर प्रूफ के करें तो क्या करें, क्योंकि देखिए जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन इतनी भी अंधी नहीं है कि बिल्कुल ही, मतलब आंखें फूट नहीं गई हैं उसकी, उसने पट्टी भले ही बांध रखी हो आंख पे, लेकिन फूटी नहीं है आंखें।
तो उसमें उसको जस्टिफाई भी तो करना होगा ना कि आपने विपक्ष के नेता को किस पे, फिर तो आप में और पुतिन में क्या फर्क रह गया? पुतिन भी ऐसे ही मरवा देता है विपक्ष के नेताओं को, और आपने बस मरवाया नहीं है नेताओं को, कसर पूरी नहीं छोड़ी है। लेकिन लोग अपना कर रहे हैं, देखिए समय आ गया है, और वही वजह है कि अब जो है खुल के राहुल गांधी जो है खुल के उतर आए हैं। अब आप अभी आपने बताया कि जो मोहम्मद दीपक, दर्शकों को ये नाम जाना पहचाना लगा होगा और शायद आपकी यादें भी ताजा हो गई होंगी कि फरवरी में उत्तराखंड के कोटद्वार में एक घटना हुई थी। एक मुस्लिम जो स्कूल ड्रेस बेचने वाले बुजुर्गवार थे, उन्होंने अपनी दुकान का नाम बाबा स्कूल ड्रेस कुछ ऐसा लिखा हुआ था। तो गुंडे पहुंच गए वहां बजरंग दल के और बोले कि ये बाबा तो हिंदू है, नाम इसको बदलो, आप नहीं रख सकते, और उन्होंने उसकी दुकान में तोड़फोड़ मचाने का प्रयास किया। तो ये जिसकी चित्र आप दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है दीपक कुमार कश्यप। ये दीपक कुमार कश्यप, उनका बाजू में ही उनका, उसी दुकान के पास में ही उनका एक जिम है, चलाते हैं वो। तो जब उन्होंने देखा कि उन बुजुर्गवार के ऊपर आ गए हैं, और वो बुजुर्गवार बहुत बीमार थे, पार्किंसंस के मरीज थे, कांप रहे थे बहुत बुरी तरीके से, उनके ऊपर वो सवार हो गए। तो वो उठ के आए और उन्होंने कहा कि कैसे इनके ऊपर सवार हो रहे हैं, कैसे आप हमला कर सकते हैं। और उन्होंने बहुत जज्बे के साथ, आज के टाइम में इस तरीके से जो ये हिंदुत्ववादी भीड़ है गुंडों की, उसको चैलेंज देना एक कोई आसान काम नहीं है। लेकिन दीपक कश्यप ने उसको चैलेंज दिया, तो उनको लगा कि ये कोई मुसलमान ही होगा जो आगे आया है इस मुस्लिम की रक्षा में। तो उन्होंने पूछा तेरा नाम क्या है? तो दीपक ने बोला मोहम्मद दीपक। वो बहुत प्रचलित, बहुत वायरल हुआ था वो वीडियो। उन्होंने कहा मोहम्मद दीपक है मेरा नाम, बोलो। तो वो उसके बाद वो ठंडे पड़ गए कि ये तो हिंदू है और ये मुसलमान के पक्ष में, और इवन नाम में उसने तो व्यंग्य के तौर पे कहा था उनको, इनफैक्ट उनको चैलेंज फेंका था कि हाँ ठीक है, मैं हिंदू भी हूँ और मैं मुस्लिम भी हूँ, मैं दोनों हूं, मैं इस देश का सच्चा प्रतिनिधि हूँ, इस जो भारत की जो आत्मा है मैं उसका प्रतिनिधि हूँ, मैं मोहम्मद भी हूँ और मैं दीपक भी हूँ। फिर उसके बाद से जो हुआ था, जो मोहम्मद दीपक पूरे देश में क्या विदेशों में इसकी इच्छा हो गई कि आज जहां जिस देश का वातावरण मतलब मुसलमान के टोटल अगेंस्ट, मतलब मुस्लिम होना जिस देश में अपराध हो गया हो कि अगर आप मुसलमान हैं तो आपकी लिंचिंग हो जाएगी, मुसलमान हैं तो आपका कानून के द्वारा अपराध सिद्ध हुए बगैर आपके दुकान पे, आपके मकान पे बुलडोजर चला दिया जाएगा, आपसे का आर्थिक बहिष्कार किया जाएगा कि आपकी दुकान से कुछ ना खरीदें, आपको नौकरी ना दें मुसलमान को। ऐसे माहौल में मोहम्मद दीपक का आगे आना और खुद के ऊपर वार झेलना, उसके बाद से उनका जो जिम है उसकी मेंबरशिप बिल्कुल खत्म हो गई है, लगभग खत्म हो गई है, ऐसा माहौल। और उसमें आज जो उत्तराखंड है वो तो पूरा जो हिंदुत्व की एक पूरी जबरदस्त प्रयोगशाला भरा हुआ है, जहां के मुख्यमंत्री खुद खुलेआम थूक जिहाद, लैंड जिहाद और इस तरीके की बातें करते हैं, लव जिहाद की बातें करते हैं और कहते हैं कि इनको सबक सिखाया जाएगा। जहां पे कि यूजीसी सबसे पहले देश के अंदर सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया, इंप्लीमेंट कर दिया गया, जबकि यहाँ आबादी 10% भी नहीं है मुसलमानों की। तो ऐसे राज्य में एक व्यक्ति का मुसलमान व्यक्ति के पक्ष में या उसकी रक्षा में आगे आना अपने आप में एक अद्भुत घटना थी, और ये बताती थी कि अभी भी दीपक बुझा नहीं है और लौ जल रही है, उम्मीद की लौ। इस देश का जो असली जो आत्मा है वो अभी मरी नहीं है। और उसके बाद जब वो जो ये मोहम्मद दीपक है, इनको राहुल गांधी ने अपने यहाँ बुलाया भी था, ये फरवरी की घटना थी। उसके बाद राहुल गांधी ने उनको दिल्ली बुलाया, बातचीत की। तो अब क्योंकि राहुल गांधी उत्तराखंड के 2 दिन के दौरे पर है, तो और वो पौड़ी गढ़वाल भी जाएंगे, कोटद्वार जो है वो पौड़ी गढ़वाल के पास पड़ता है, तो वहां पे वो जो उसका जिम है उस जिम में जाएंगे और उसकी सदस्यता लेंगे। अब राहुल गांधी वहां कोई जिम तो करने आ नहीं रहे हैं, लेकिन एक टोकन है, क्योंकि इस घटना के बाद से उनकी सदस्यता का जो मेंबरशिप है वो काफी कम हो गई है। तो जाहिर है कि रोजी रोटी पे लात पड़ी है, तो राहुल गांधी का वहां जाना अपने आप में एक साहसिक कदम है शिव कुमार जी, क्योंकि आज के माहौल में जब कोई मुस्लिम का नाम लेने से भी कतराते हैं नेता, उनको पास भी नहीं बैठाना चाहते। बीजेपी पार्टी तो ना तो कोई विधायक है उनके, ना सांसद हैं, उन्होंने तो कहा है कि हम तो मुसलमानों के बगैर ही अपनी राजनीति हमारी चलेगी और चलाएंगे, और हमारी गिनती में नहीं है मुस्लिम। और जो मुसलमानों के हित की या उनके पक्ष में कोई बोले तो उसको पाकिस्तानी, उसको
देशद्रोही और भी पता नहीं किन किन विशेषणों से नवाजा जाता है। तो ऐसे माहौल में राहुल गांधी का जाना और वहां पे दीपक के जिम में जाना, हल्क उसके जिम का नाम है, उसमें जाना, वहां की सदस्यता ग्रहण करना अपने आप में एक सांकेतिक एक उनका ये है संकेत, मतलब एक सांकेतिक जेस्चर है। लेकिन इसका मैसेज बहुत बड़ा जाता है कि डरिए नहीं, डरो मत, जो राहुल गांधी कहते हैं। तो वो दीपक के इसी बात से प्रभावित हुए कि इतने विपरीत माहौल में, देखिए धारा के विपरीत बहना, जो भी मोहम्मद दीपक ने किया वो धारा के विपरीत तैरे उस टाइम, और उसके बाद उन्होंने उसका सामना किया भीड़ का, और आज भी वहीं जमे हुए हैं। बड़ा मुश्किल होता है आज के माहौल में, जिस तरीके का माहौल है। तो राहुल गांधी जो गए हैं, उनकी जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में था ना कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, तो आज भी वो चल रहा है। तो आज जो कोटद्वार में उसके जिम में जाएंगे तो वो भी भारत जोड़ो यात्रा का एक कड़ी होगी। वो भी नफरत के खिलाफ बात करने जा रहे हैं कि भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, इकट्ठे हो जाओ, एक साथ बैठो। और जो भी ये बात कर रहा है, मतलब राहुल गांधी ने ये मैसेज दिया है एज ए नेता ऑफ विपक्ष कि जो भी एकता की बात करेगा, देश में भाईचारे की बात करेगा, उसको मेरा समर्थन है। तो वही उसी समर्थन को जताने राहुल गांधी यहाँ उत्तराखंड आ रहे हैं, कोटद्वार में जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि इससे जो ये हिंदू मुसलमान की आग भड़काई हुई है इन्होंने, हिंदुत्ववादियों ने, उस पे पानी पड़ेगा, वो आग थोड़ी मंद पड़ेगी, शांत हो जाएगी। जी चलिए मैम, आपने बहुत विस्तृत जानकारी दे दी, किस तरीके से धर्म बचाया जाएगा, किस तरीके से समाज बचाया जाएगा। और इस बार हमको लग रहा है कि उत्तराखंड के चुनाव आने वाले हैं और राहुल गांधी ने पहले से कमर कसी है। इतनी पहले कमर, अभी तक जो चुनाव 2 हारी उसमें कांग्रेस ने ऐसी तैयारी नहीं की। ये पहली मर्तबा में देख रहा हूं। जी जी, इसमें देखिए, जो आपने कहा कि पहली मर्तबा बहुत कुछ हो रहा है, ये पहली मर्तबा हो रहा है कि देहरादून में बहुत बड़ी जनसभा, केवल देहरादून में जनसभा करके राहुल गांधी चले जाया करते थे। इस बार उत्तराखंड को 2 भागों में बांटा गया है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल, 2 ही भाग हैं इसके, जो कमिश्नरी हैं, और उनमें बांटा गया है। और एक सभा अल्मोड़ा में होगी, एक सभा पौड़ी में होगी। पहले ऐसा नहीं होता था, कांग्रेस ने अपनी रणनीति को बदला है, और उसके बाद हरिद्वार का भी माना जा रहा है कि हरिद्वार में भी जाएंगे, क्योंकि हरिद्वार को एक विशेष प्रेफरेंस दी जा रही है कांग्रेस की रणनीति में। उसका कारण यह है कि एक तो मैदानी इलाका है, हरिद्वार से शुरू हो जाता है रुड़की तक, और वहां पे बहुत बड़ी संख्या में जो दलित आबादी है, जो ओबीसी आबादी, वो बहुत बड़ी संख्या में वहां रहती है। तो उसको भी साधने की एक कवायद होगी प्रोबेबली, और एक जो संकेत है कि जो भी राजनीति का, तो वो एक इस बार थोड़ी राजनीति जो है उत्तराखंड में बदली हुई है। स्ट्रेटजी जो है, रणनीति जो है कांग्रेस की, वो एक बदली हुई है। क्या रंग लाती है ये भविष्य बताएगा। जी चलिए, फिलहाल इस कार्यक्रम को अब यहीं विराम देंगे और दर्शक देखें, समझें। मीनू जी रोज हमारे साथ एक नए मुद्दे पर बातचीत करती हैं, विस्तृत बातचीत करती हैं, और हम इसमें भी रहते हैं। कोई बड़ी खबर आए तो उसके लिए कोई समय हमारा निर्धारित नहीं है। हम जब भी बड़ी खबर आएगी तो आप लोगों के समक्ष लेकर हाजिर रहेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि गोल्ड बिका है, तो बिका कितना है। अभी जो खबरें चल रही, क्योंकि सरकार अपने आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर रही। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मई में बिका है, और सरकार अप्रैल तक के आंकड़े दे रही है। अप्रैल के बाद जो आंकड़े में अंतर आया है, वो रेट तो गिरा नहीं है, तो अंतर कैसे आया ये सरकार बता दे तो फिर साफ हो जाएगा, और हम ब्लूमबर्ग के खिलाफ खबर करेंगे कि उसने भारत की अस्मिता पर हमला कैसे बोला। और अगर उसकी बात में दम निकली तो फिर मोदी जी क्या जवाब देंगे। वो गाना, जो वो उनकी स्पीच में हर एक में उनकी बात होती है कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, तो सोना भी बेच दिया, देश के संस्थान भी बेच दिया, बचा क्या है? आम आदमी बचा है। इसे भी बेच दो, इसकी किडनी बेच दो, इसका ब्लड बेच दो, इसके आंतें बेच, जो कुछ मिल सकता है सब बेच दो, मार्केट में सेल लगा दो, शायद बिक जाएगा। बहुत जरूरत है लोगों को। तो मैं तो बस दर्शकों से ये पूछूंगा कि आपका भी फर्ज है ये पूछने का कि कितना सोना बेचा है और किसे बेचा। बेचने वाला का भी तो नाम आना चाहिए, बेचा किसे। विनू जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।